गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ फिर से आपको पकाने पकाने नहीं, बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आपका सेट आज है 9वां, यानी 8 तक सेट आपके पास कंप्लीट रूप में पहुँच चुका है। सेट के ही माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अच्छा क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, कंसेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। मतलब सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी है। आगे एग्ज़ाम में अब बारी है आपका सिलेक्शन दिलाना, तो बिला ताखिर समय को किल नहीं करना है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जो भी आपके पास सेट पहुंच रहा है उसको ईमानदारी पूर्वक सेट बनाइए। बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं और उस प्रश्न को करने से आपके अंदर क्या कहते हैं उसको, एक कंसेप्ट का बिल्डअप होगा, एक कंसेप्चुअल की अवधारणाएं आएंगी। यानी आपको प्रश्न कैसे करना है, एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको एक ठोस बेस आधार तैयार हुआ होगा। एक क्या कहते हैं, एक निचोड़, एक कंसेप्ट कह सकते हैं उसको, और कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आती है उससे संबंधित आपके अंदर यानी प्रश्न से लड़ने की क्षमता बिल्डअप हो गया होगा। तो आइए हम लोग प्रश्न को करते हैं। यानी हमेशा कोशिश करिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को टेस्ट के ही रूप में बनाने का। सबसे पहले क्वेश्चंस खुद से करिएगा प्रयास बनाने का, नहीं बनेगा फिर आंसर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रहा हूं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपका कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चंस है आपका, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। प्रश्न ये कह रहा है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंजेज, यानी इनमें से क्या है जो परिवर्तन यानी परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं है, चेंज नहीं करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इस नियम को, इस रूल को, इस कारण को यानी हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। हिंदी में बात करेंगे तो आप कहिएगा परावर्तन। क्या कहिएगा? परावर्तन। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या आप कह सकते हैं सघन से विरल या विरल से सघन, मतलब जहां आबादी कम हो वहां से आबादी ज़्यादा वाला में, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जब मीडियम का चेंज होगा, जब मीडियम का बदलाव होगा तो वह प्रकाश का हमारा कहलाएगा रिफ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपने पढ़ा होगा प्रकाश दो, यानी परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन परावर्तन है और रिफ्लेक्शन जो है अपवर्तन है। जब प्रकाश सेम मीडियम यानी जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम को पुनः लौट जाए, यानी जिस मीडियम में प्रकाश आ रही है उसी मीडियम में पुनः लौट जाए, उसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, बहुत साथी इसी टर्म में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, जब मीडियम चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है, आप जब बाइक चलाते होंगे तो देखे होंगे कि जब घनी आबादी होती है तो घनी आबादी में आपकी रफ्तार जो होती है कम होती है। घनी आबादी में क्या होती है? आपकी रफ्तार कम होती है, और जहां आबादी कम होती है, आबादी कम होती है तो वहां आपकी गाड़ी की रफ्तार क्या होती है? तेज होती है। इसका मतलब ये पता चला शुद्ध रूप से कि जहां सघन माध्यम होगा, जहां डेंस पॉपुलेशन होगा, वहां पे आपकी स्पीड कम होगी, और जहां विरल होगा, जहां पे आबादी कम होगी, वहां पे आपकी बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब स्पीड में परिवर्तन होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, जब स्पीड में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो मैं कह सकता हूं जैसे आप एक बॉल को तेजी से फेंकिए और उसी बॉल को आप धीरे फेंकिए, तो ये जो आर्क जब तेजी से फेंकेंगे तो ये आर्क में गैप आएगा, एंगल बढ़ेगा। जब धीरे फेंकेंगे तो आपका एंगल में, इस आर्क में कमी आएगा। इसका मतलब जब स्पीड बढ़ेगा तो एंगल में भी परिवर्तन आएगा। आए बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मीडियम चेंज होगा तो हमारा किस किस में प्रभाव देखने को मिलेगा? सबसे पहले प्रभाव मिलेगा हमारा क्या? एंगल में देखने को मिलेगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज़ को तेजी से फेंकना है तो इसको बैक करेंगे और इस एल्बो के बीच में जो आर्क बन रहा है इसमें एंगल ज़्यादा हो रहा, और किसी चीज़ को जब आप धीरे फेंकेंगे तो आपका एंगल कम बन रहा। तो इसका मतलब जब कोई चीज़ में, किसी वस्तु में तेजी लाते हैं तो उसमें एंगल में चेंजिंग आता है। ठीक है, तो यानी हमारा एंगल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा, जब एंगल में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन आया, चेंजिंग आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा स्पीड में चेंजिंग आएगा। क्या आएगा? स्पीड में चेंजिंग आया। तीसरा पॉइंट, जब स्पीड में चेंजिंग आया तो जैसे देखिए
वेवलेंथ क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, एक दूरी है। जैसे इसको पीछे किए तो ये एल्बो से बैक हुआ तो मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हुआ या कम हुआ, और इसी को धीरे फेंक रहे हैं तो जब धीरे फेंक रहे हैं तो हमारा एक डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, और जब तेजी से फेंक रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब हमारा वेवलेंथ में भी प्रभाव पड़ने वाला है, वेवलेंथ में भी प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, ये मीडियम याद रखिएगा कि जब मीडियम चेंज होगा तो कोण में परिवर्तन आएगा, उसकी चाल में परिवर्तन आएगा, उसके तरंगदैर्घ्य में, वेवलेंथ में परिवर्तन आएगा। नहीं परिवर्तन आने वाला है तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये नोट करके लिख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आवृत्ति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए ये बात यहां तक याद रखिएगा। तो वही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब परिवर्तन देखने को मिलता हमारा उसके कोण पे, परिवर्तन देखने को मिलता हमारा उसके स्पीड पे, परिवर्तन देखने को मिलता हमारा वेवलेंथ पे, और परिवर्तन नहीं देखने को मिलता हमारा फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। आखिर आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी में बदलाव क्यों नहीं आया, तो याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम पे निर्भर नहीं करता, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। आई बात समझ में? मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपके प्रश्न है, इसको आप इसकी शॉर्ट चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट डिविएट्स द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। कह रहा कि जब हम प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारेंगे तो कौन सा लाइट है सबसे ज्यादा डिविएट करेगा, विचलित करेगा, पर कौन सी प्रकाश है जो सबसे ज्यादा विचलित करेगा। तो मैं आपको बताया हूं कि जिसकी जो है तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ कम होगी उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया याद रखने का तरीका। क्या बताया? इधर से याद रखिएगा, विव की ओर बैगनी से शुरू करिए और रेड पर ला करके छोड़ दीजिए। बैगनी से यानी वायलेट से शुरू करिएगा, रेड की तरफ आइएगा तो आपका क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ आपको वेवलेंथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी घटता हुआ नजर आएगा। एनर्जी की बात करिएगा तो एनर्जी घटता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी की बात किया जाए तो लाल रंग की है, सबसे ज्यादा एनर्जी की बात किया जाए तो वायलेट बैगनी की है। आए बात समझ में? अगर हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा वायलेट की है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ये याद रखिएगा। यानी वायलेट का हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी है और एनर्जी भी है। जैसे जैसे हम लोग इधर लेफ्ट यानी आपका ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट से क्या है राइट, लेफ्ट टू राइट आते हैं, मतलब भी से आर की तरफ आते हैं तो हमारा एनर्जी भी घट रहा है और फ्रीक्वेंसी भी घट रहा है। बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है तो हमारा वेवलेंथ लैम्डा बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा ये इसके सिर्फ ऑर्डर बताएं हम आपको। क्या बताएं? सिर्फ वायलेट का ऑर्डर बताएं। ये ऑर्डर आप नहीं लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं। मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपको क्या हो रहा है? एनर्जी आपको घटते हुआ नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका घटता हुआ नजर आ रहा है और वेवलेंथ आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का वेवलेंथ जो होगा मैक्सिमम होगा और वायलेट का जो होगा वेवलेंथ मिनिमम होगा। ठीक है ना? कभी प्रश्न पूछ सकता है कि वेवलेंथ मिनिमम किसका होगा, तो वायलेट का होगा। वेवलेंथ मैक्सिमम किसका होगा, तो रेड का होगा, लाल का होगा। ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। तो आंसर उम्मीद है कि आंसर मिल ही गया होगा। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। यानी कौन पोलराइज का मतलब आप समझ रहे हैं? पोलराइज का मतलब होता है कि किसी कहीं से लाइट आ रही है और उस किसी पार्टिकुलर से उसको गुजारा जाए तो पूरे यानी कई डायरेक्शन वाले को एक डायरेक्शन में लेकर के रख दे, उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड। क्या मतलब समझे? यानी प्रकाश डिफरेंट दिशा से आए और उसको एक जगह मर्ज करके एक दिशा में ले जाए, डेट इज कॉल्ड पोलराइज्ड। आप बताइए। तो हम लोग रेडियो वेव्स को तो पोलराइज कर लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव को भी कर लेंगे, एक्सरे को भी पोलराइज करेंगे, साउंड वेव को हम लोग पोलराइज नहीं करेंगे। तो ये हमारा नॉन पोलराइज है। हमारा साउंड वेव क्या ऐसा है? नॉन पोलराइज है। इसको हम लोग एक जगह नहीं ला सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम। यानी किस से हम लोग सबसे ज्यादा क्षेत्र को देख पाएंगे? तो याद रखिए कन्वेक्स मिरर में सबसे ज्यादा क्षेत्र को देख पाएंगे। वजह, कन्वेक्स मिरर में वस्तु कहीं रखिएगा, इमेज जो बनेगा वस्तु से छोटा ही बनेगा, इसलिए इसको इस यानी कन्वेक्स मिरर से हम लोग
कई क्षेत्र को हम लोग देख पाते हैं। यही अगर कनकेव की बात कर दीजिएगा तो जैसे ही करीब रखिएगा तो हमारा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो एक ही चीज़ जो है उस पूरे मिरर को छेक लेगा, ढक लेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हम यानी प्रश्न पूछे कि हम कौन सा मिरर को प्रयोग करें सबसे ज़्यादा क्षेत्र को देखने के लिए, तो याद रखिए कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए। What happens when the light is refracted into a medium? क्या होगा जब लाइट मीडियम में रिफ्लेक्ट कर, हमने क्या बताया कि मीडियम की रिफ्लेक्टेड की जैसी बात है, इसका मतलब हो गया कि मीडियम, दो मीडियम की बात कर रहा है, एक डेंस मीडियम होगा और एक रेयर मीडियम होगा। यानी जहां घनी आबादी को हम लोग डेंस मीडियम कहते हैं, जहां आबादी कम है उसको हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं। जब प्रकाश हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इस माध्यम को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड। और जब रिफ्रैक्टेड होगा तो किस में इफेक्ट देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखिए, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लाइट इज इंक्रीज। वेवलेंथ पे, यानी वेवलेंथ पे तो फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। चलिए, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? द वेवलेंथ इंक्रीज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो एक आंसर आ सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज कर रहा है। बोथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, द वेवलेंथ डिक्रीज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आपका, यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, ये आपका सुटेबल आंसर है। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ। द वेवलेंथ क्या हो जाएगा? द वेवलेंथ, जब स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब स्पीड डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो हमारा आंसर यहां भी जा सकता है वेवलेंथ डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है कि ये जो है आपका मीडियम के जिक्र नहीं किया कि किससे किस में जा रहा है, सिर्फ मीडियम कह रहा है, रिफ्लेक्टेड कह रहा है इनटू अ मीडियम। कोई लाइट है जो रिफ्लेक्टेड कर रहा है किसी मीडियम में, इसका ये मतलब अब ये हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमारा लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है या डेंसर से रेयर में, मतलब घनी आबादी से क्या कहते हैं, बोलिए, घनी आबादी से सरल आबादी कह लीजिए, यानी कम आबादी कह लीजिए। तो ऐसा जिक्र नहीं है। तो हमारा आंसर बी और डी दोनों हो सकता है। अगर हमारा डेंसर से रेयर में जा रहा होगा प्रकाश तो हमारा वेवलेंथ जो है बढ़ेगा, अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो हमारा वेवलेंथ घटेगा। ये माइंड में रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? कौन सा है जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट नहीं है? तो देखिए, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये ट्रेवल वैक्यूम में करता है, बहुत अच्छा। इट कैन अ फाइनाइट स्पीड, चलिए, इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, ये मटेरियल्स इंडिपेंडेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। इट कैन अ फाइनाइट स्पीड, बिल्कुल इसके पास फिक्स स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, लाइट जो होता है प्रोपेगेट करता है एनर्जी के फॉर्म में। ये तो आपका ए, बी और डी सही है, बट सी नंबर इज द करेक्ट, यानी इनकरेक्ट कहेंगे, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश के चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात जो है, ये बात माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न कह रहा, टू लेंसेज ऑफ पावर -15D एंड +5D आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट कोएक्सियली, द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस इज। जैसी फोकल लेंथ पूछे आपसे तो क्या कहिएगा? जितने पावर है उस सब को आप ऐड कर दीजिए। क्या करिए? यानी फोकल लेंथ जो हमारा क्या होता है, पावर जो होता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। तो हम जोड़ेंगे P1 + P2, ये हमारा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए? -15D + 5D, तो कितने हो जाएंगे बताइए? -10D, क्या हो जाएंगे? 10D। ठीक है, तो -10D। और आप याद रखिएगा कि फोकल लेंथ हम जब भी बात करते हैं सेंटीमीटर में बात करेंगे। ठीक है, किस में बात करेंगे? सेंटीमीटर में बात करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा, इफ अ प्रिज्म डिप इन अ वाटर व्हाट हैपेंस टू इट्स डिस्पर्सन ऑफ पावर। जब क्या कह रहा कि प्रिज्म डिप इन वाटर, जब कि प्रिज्म को हम लोग वाटर में डिप करते हैं तो व्हाट हैपन टू इट डिस्पर्स ऑफ पावर, यानी क्या होगा? पावर जो हो जाएगा जब उसमें डालिएगा तो पावर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? पावर डिक्रीज कर जाएगा। आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉपर रॉड कैरिंग डायरेक्ट करंट इज, यानी मैग्नेटिक फील्ड करें कॉपर रॉड में, जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉपर वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसमें मैग्नेटिक गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? मैग्नेटिक गुण आ जाता है। बाहर कोई चीज़ मेटालिक है तो उसको भी ये खींचने की कोशिश करेगा और अंदर में जो है इसको भी खींचने की कोशिश करेगा। इससे यह पता चल रहा है कि जब किसी कॉपर वायर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक गुण आता है। क्या आता है? मैग्नेटिक गुण आ जाता है। तो वही चीज़ कर रहा है कि वो या तो इनसाइड हो या आउटसाइड हो,
यानी इनसाइड भी मैग्नेटिक गुण आएगा और आउटसाइड भी मैग्नेटिक गुण आएगा, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रॉड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स उसमें डेवलप कर जाएंगे। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट रिजल्ट इन अ मिराज। मिराज का मतलब होता है कि आप यानी एक विचलन होता है, एक धोखाधड़ी होती है। ये चीज खास करके रेगिस्तान एरिया में देखने को मिलता है। मतलब बलुआही क्षेत्र होता है, वहाँ ऐसा चमकता है, लगता है कि मानो पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है, पानी होता नहीं है। ये वजह किसकी होती है? तो ये वजह हमारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। कहीं से प्रकाश पर करके वाटर स्लेट पे आकर के उस सैंड वाले एरिया में चमकाती है, ऐसा लगता है कि पानी, मानो यहाँ पानी चमक रहा है, और आप पानी की तलाश में वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है। इसका मतलब ये सीधा साधी धोखा, ठीक है, क्या होगा, धोखा हुआ। तो ये चीज़ से बचना है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात है। ये मिराज, यानी इसको क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। क्या कहते हैं, मिराज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, टोटल आंतरिक, बोलिए, अपवर्तन की वजह से होता है। आइए अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर। अ कन्वेक्स लेंस इज डीप इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, देन व्हाट इज द इट्स फोकल लेंथ। यानी ये सब क्वेश्चन थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन है। इसका मतलब जो हमारा जो है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा लेंस का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा लिक्विड का। जब हमारा क्या कर, इक्वल कह रहा है, क्या कर रहा है, दोनों का, यानी लेंस का और लिक्विड का दोनों का इक्वल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, किसका, लिक्विड। ठीक है। जब भी हमारा पूछा जाएगा फोकल लेंथ है, यानी फोकल लेंथ और रेडियस के बीच एक फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, और 1/R1 माइनस 1/R2 ये हमारा एक रिलेशन है, फॉर्मूला है लेंस के। जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो अलग अलग दिया जाए और उसको डिप्ट किया जाए वाटर में, तो उस केस में ये हमारा फॉर्मूला है। जब दोनों बराबर है तो यानी इसमें से घटाइएगा तो क्या हो जाएगी, पूरे जीरो हो जाएगा। यानी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों मान एक्स मान लीजिएगा इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, जीरो। तो पुट कर देते हम लोग यहीं पे, यानी 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बराबर 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए इंटू है तो जीरो ऊपर में, तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जीरो हो जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी 1/f इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारा ये हो गया कि f को रोकिएगा, क्या करिएगा, f बराबर रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0। यानी किसी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारा इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ जो हो जाएगा विल बिकम इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन लगता है गलत हो गया, विल बिकम, यानी इसी को काट करके हम लोग क्या कर दें, इन्फिनिटी कर दे। इज द करेक्ट आंसर, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि 6 to 8 में जो एग्जाम हुई थी बीपीएससी में, इस फार्मूला के अप्लाई करके यूज करके एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैक्सिमम विद्यार्थी इसको गलती कराए थे। ठीक है, मैक्सिमम विद्यार्थी, और सेट में वो क्वेश्चन मेरा कराया हुआ था, है ना। इसीलिए कोई चीज़ को आप छोड़िए नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन और सिलेक्ट होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है, इफ द करंट आई फ्लो थ्रू अ कॉइल ऑफ रेडियस है ये आर, देन द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, फील्ड जो होता है μ0I/2r। ठीक है, अब बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा फील्ड है सेंटर पे, तो बताइए ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, आई का है, याद रखिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी नंबर द करेक्ट आंसर, सेंटर पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का, ये टू विच लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बायोट सेपरेट लॉ ऑफ मैग्नीशियम एनालॉगस इज, यानी मैग्नीशियम एनालॉगस जो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बायोट सेपरेट लॉ जो है, ये कूलॉम लॉ पे अप्लीकेबल है, किस पे, कूलॉम्स लॉ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बायोट सेपरेट लॉ
बायो सैटेलाइट लाइट से आप जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते किसको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को कर सकते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कर सकते हैं आप, फ्लक्स डेंसिटी को कर लेंगे आप, परमेबिलिटी को करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नहीं करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप नहीं करेंगे, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लीकेबल है किसको, बायो सैटेलाइट लॉ पे, फ्लक्स डेंसिटी अप्लीकेबल है बायो सैटेलाइट लॉ पे, परमेबिलिटी जो है आपका अप्लीकेबल है बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो हुआ था बीपीएससी वो बायो सैटेलाइट लॉ से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा था, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 15 नंबर, विच एमंग द कंपाउंड्स बिलो विच कंपाउंड्स हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, यानी किसमें जो है डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो याद रखिए HCF6 जो है इसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अब डायपोल मोमेंट जीरो, तो इसकी क्लासेस जो है लेकर के अब एप्लीकेशन बन गया है, इसका लिंक मैं आपके यानी वीडियो के थ्रू आपको ये लिंक जो है शेयर कर देंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं पे क्लास जो भी कंसेप्चुअल क्लासेस है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लासेस है उसी को हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास को लेंगे और एप्लीकेशन आपका जो है इस वीडियो के साथ जो है लिंक जो है शेयर हो जाएगा, प्लीज़ आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे और मैक्सिमम साथियों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट डज एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है क्या प्रोड्यूस करेगा जब इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कह दिया, कार्बाइड कह दिया Al4C3, ये हाइड्रोलाइसिस करा तो वाटर लेंगे H2O, ये बनाता हमारा AlOH का होल थोराइज और प्लस बनाता है, क्या बनाता है CH4, क्या बनाता है CH4, ये हमारा मेथेन है, क्या है मेथेन, इसी को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं बायोगैस। तो ये रखिएगा हमेशा कि जब एल्युमिनियम क्लोराइड को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं तो मेथेन गैस बनाता है, ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला भले याद रखिए या ना रखिए, लेकिन एल्युमिनियम कार्बाइड जो है को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मेथेन गैस प्रोड्यूस करता है और मेथेन गैस का नाम दूसरा क्या है बायोगैस है, क्या नाम है बायोगैस। ये पावर ऊपर लिखा गया है, एक्चुअली ऊपर नहीं नीचे है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब होता है यानी जिसकी साइज बड़ा होगी और उसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसको एनर्जी कम से कम लॉस करना पड़े, क्या करना पड़े एनर्जी कम से कम लॉस करना पड़े, तो हमारा क्लोरीन जो है इसको एनर्जी कम लॉस करना पड़ता है जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होगा, उसके बाद फ्लोरीन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो हमारा क्लोरीन का है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो हमारा फ्लोरीन है। सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, फ्लोरीन है, और मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट्स कौन है, तो हमारा क्या है बोलिए क्लोरीन है। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हमारा सीजियम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो हमारा फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो हमारा क्लोरीन है, इसको माइंड में रखिएगा आप, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहिए, यह येलो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म अपॉन द एडिशन ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट टू अ सॉल्यूशन ऑफ, तो एक्वस जो है हमारा येलो प्रिसिपिटेट देता है ऑर्थोफॉस्फेट, क्या देता है ऑर्थोफॉस्फेट, और ऑर्थोफॉस्फेट का फॉर्मूला होता है H3PO4, H3PO4 ये हमारा है ऑर्थोफॉस्फेट। इसी में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 5 होता है, बाकी किसी में 5 नहीं है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम इन लिक्विड Al3 एंड क्रिस्टलाइन Al3, तो याद रखिए इसमें जो होता है दोनों में हमारा एक्वस में अगर क्रिस्टलाइन की बात करिए तो हमारा जो है Cl हमारा ये Cl, ठीक है, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, इसके कितने होते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ये याद रखिएगा, यानी 6। हाँ, क्रिस्टलाइन में Al3 का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ये हमारा रोल क्रिएट कर रहा है लिगेंड की तरह, ये रोल हमारा क्रिएट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम की तरह, जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है जिस लाइन के थ्रू, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो हमारा एल्युमिनियम का जो है क्रिस्टलाइन के केस में 6 होता है और लिक्विड अमोनियम के भी केस में क्या होता है 6 ही होता है, तो हमारा आंसर
6 एंड 6 दोनों हमारा आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हाउ मेनी एसएस बॉन्ड्स आर देयर इन टेट्रा थायोनेट आयन। सबसे पहले आपको इस कंपाउंड को पता चलना चाहिए कि कंपाउंड्स क्या है। तो इसका टेट्रा थायोनेट यानी टेट्रा कह दिया है, इसका मतलब हमारा H4O6 है। ठीक है, टेट्रा मतलब 4, थायोनेट सल्फेट को हम लोग बोलते हैं, यानी जब सल्फर जो है अटैच होता है उसी को हम लोग थायोनेट कहते हैं। और ये हमारा स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा 4 सल्फर है, क्या है 4 सल्फर और 6 ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन को हमको लगता है कि कुछ इस प्रकार हम लोग सजा सकते हैं। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब देखो एसएस बॉन्ड हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए ये हमारा एसएस बॉन्ड हुआ एक, ये भी हमारा क्या होगा एसएस बॉन्ड हुआ, और ये भी क्या हुआ हमारा एसएस बॉन्ड, यानी क्या हो गया 1 2 और 3, यानी एसएस बॉन्ड कितने हो गए हमारे 3 हो गए। तो हमारा इधर करेक्ट आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर चाहिए तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, विच कंपाउंड है द लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैरेक्टर, यानी किसका सबसे कम आयनाइजेशन, जो सबसे ज्यादा आयनिक होगा उसके आयनाइजेशन कैरेक्टर क्या होगा, लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा। लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, सॉरी ये अलग चीज पूछ दिया, लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो यानी हमारा AlCl3 जो होगा यह हमारा लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर वाला AlCl3 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि Al+3 लॉस करता है, बाकी हमारा 2 और 1 है, तो 2 और 1 वाला हमारा स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर वाला होता है, और 2 से ऊपर जाते हैं तो हमारा लेस आयनिक कैरेक्टर वाला देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, विथ द इंक्रीज इन एटॉमिक वेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अल्कली मेटल, जब एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा तो हमारा अल्कली मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वह डिक्रीज करेगा। और याद रखिएगा अल्कली मेटल उसे कहते हैं जो पानी में घुलनशील होता है, वाटर सोलेबल मेटल्स को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड पर्ल आस, यानी किसको हम लोग पर्ल आस कहते हैं, तो याद रखिएगा पोटेशियम कार्बोनेट को हम लोग पर्ल एस कहते हैं, पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं। K2CO3 यानी हमारा जो है पर्ल एस है। द प्रॉपर्टी ऑफ Li एंड Mg आर सिमिलर बिकॉज, क्या है सिमिलर, याद है दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ये तो गलत है, सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। लिथियम और मैग्नीशियम अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप से, ये हमारा सेकेंड ग्रुप से। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज सेम और फॉर बोथ सेम, नहीं अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अलग अलग है। सो डायगोनल रिलेशनशिप, तो अब ये याद रखना पड़ेगा सो डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग कैसे बता पाएंगे। जैसे आप याद रखिए देखे होंगे तो ये हमारा लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, और आप देखे होंगे क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अगर हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे ऐसे, तो ये हमारा डायगोनली रिलेशन आ रहा है, यानी लिथियम के डायगोनल पे कौन है हमारा मैग्नीशियम है, तो डायगोनली रिलेशनशिप हमारा हो सकता है। यानी 24 का हमारा डी नंबर द करेक्ट आंसर, 24 का डी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न, द मेटल डैश इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, तो केरोस लिख दिया, केरोसिन होगा केरोसिन। तो याद रखिए कौन सा मेटल है जिसको हमेशा हम लोग केरोसिन में रखते हैं, तो ये हमारा सोडियम, द आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चंस रहता है, अगर आप लगातार सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आप खुद फील कर रहे होंगे और अनुभव भी कर रहे होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है। अगर अच्छा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा रहता है और आपको लगता है कि बीपीएससी के लिए कारगर है और आप चाहते हैं कि कंसेप्ट बेस्ड क्लास को हम ज्वाइन करें, तो एप्लीकेशन जो आपके ये वीडियो के साथ लिंक जो शेयर हो रहा है इसको इंस्टॉल करिए और क्लास के प्रति मुझे इन्फॉर्म करिए, ताकि आपको क्लास कंसेप्चुअल बेस्ड क्लास दिया जा सके। कंसेप्ट ये टेस्ट सीरीज तो चलता रहेगा और एक प्रॉपर आपका क्लास लिया जा सके, ताकि जो बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है वो उस क्वेश्चंस को करने में आपको कोई दुश्वारी कोई कठिनाई का सामना करना ना पड़े। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।